बगदाद। तीस दिसंबर 2006। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था और एक आदमी जेल में अपनी मौत के आखिरी पल गिन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मौत का ज़रा भी खौफ नहीं था, क्योंकि ये आम कैदी नहीं था। इसके एक इशारे पर पूरी फौज चल पड़ती थी और इसके एक स्पीच पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी उसके फैसलों पर नज़र रखते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अरब दुनिया का आखिरी शेर था, एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक खूनी तानाशाह था। उसके एक इशारे पर हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई है। एक आदमी और दो बिल्कुल अलग कहानियां। तो सच क्या है? इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। कैसे उसने एक गरीब मुल्क को तेल की दौलत से बदल दिया और कैसे उसकी फैसलों ने मिडल ईस्ट की तकदीर लिख दी। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की। ये कहानी शुरू होती है 1937 से, जब इराक के एक छोटे और बेहद गरीब गांव अल औजा में सद्दाम हुसैन का जन्म होता है। ये कोई अमीर घराने से नहीं था, एक गरीब फैमिली में सद्दाम हुसैन पल रहा था। सद्दाम का बचपन इतनी गरीबी में गुजरा कि उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। उसका बाप उसकी पैदाइश से पहले ही या तो भाग चुका था या फिर मर चुका था, उसका कोई पता नहीं था। उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम को उसके सौतेले बाप से सिर्फ मारपीट और नफरत ही मिली। बचपन की इस गरीबी और नफरत की वजह से सद्दाम ने एक चीज सोच रखी थी कि दुनिया में वही सरवाइव कर सकता है जिसके पास पावर हो। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सद्दाम बगदाद चला गया। उसने वहां पनाह ली अपने मामा खैरल्लाह तलफा के घर। खैरल्लाह एक पक्के अरब नेशनलिस्ट थे। वो ब्रिटिश रूल और वेस्टर्न इंटरफेरेंस के बिल्कुल खिलाफ थे और वहीं से उसकी सोच ने एक नया मोड़ लिया। उसने एक ख्वाब देखा, ऐसी अरब कंट्री बनाने का जिसका बादशाह कमज़ोर आदमी नहीं बल्कि सद्दाम खुद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1950s के आखिरी में सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये पार्टी बात करती थी पूरे अरब कंट्रीज को एक करने की, नेशनलिज्म की। और इसी पार्टी के लिए 1959 में उसे एक डेंजरस मिशन दिया गया। टारगेट था इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम का कत्ल करना। सद्दाम का ये हमला फेल हो गया और इराक का प्राइम मिनिस्टर कासिम बच गया। सद्दाम के पैर में गोली लगी। पुलिस से बचने के लिए रात के अंधेरे में सद्दाम को देश छोड़कर भागना पड़ा, पहले सीरिया फिर इजिप्ट। लेकिन वो हारा नहीं। उसने इस दौरान पॉलिटिक्स को और करीब से समझा। साल 1968 में किस्मत ने पलटी खाई और बाथ पार्टी ने एक मिलिट्री कॉप के जरिए की पावर पर कब्जा कर लिया। और ऑफिशियली प्रेसिडेंट बने अहमद हसन अल बकर। लेकिन पर्दे के पीछे गेम चलाने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन ही था। और धीरे धीरे उसने आर्मी, इंटेलिजेंस और पूरी गवर्नमेंट पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। और फिर आया साल 1979। सद्दाम ने अल बकर को साइड किया और खुद को ऑफिशियली इराक का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इराक को चलाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, एक ही मालिक था, सद्दाम हुसैन।
पावर में आते ही सद्दाम ने एक नया रूप दिखाया। उसने इराक के पूरे ऑयल बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया और ऑयल का पूरा पैसा अब डायरेक्ट इराक के खजाने में आने लगा। सद्दाम ने इस पैसे से इराक को बदलना शुरू कर दिया। मॉडर्न हॉस्पिटल्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाई गई। एजुकेशन और हेल्थ केयर को फ्री कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंडस्ट्रीज को इतना मजबूत किया कि यूनेस्को ने सद्दाम को उनके लिटरेसी कैंपेन के लिए अवार्ड तक दे दिया। कई इराकीज के लिए सद्दाम उन्हें एक डार्क एज से गोल्डन एज की तरफ ले जा रहा था, लेकिन इस तरक्की के पीछे एक काला अंधेरा था। जितना इराक मॉडर्न हो रहा था उतना ही वहाँ की आज़ादी उसे मौत के कुएं की तरफ धकेलती जा रही थी। सद्दाम की डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का मतलब था सीधा मौत। सद्दाम हुसैन का मीडिया पर पूरा कंट्रोल था, यहाँ तक कि उसने एक स्पाई नेटवर्क बना रखा था। दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता। पॉलिटिकल अपोनेंट्स को चुन चुन के या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता। इराक तरक्कियों को तो छू रहा था, लेकिन डर के साये में साल 1980 में सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे मिडल ईस्ट का हुलिया पूरा बदल गया। उसने पड़ोसी देश ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को ये लगा था कि ईरान में अभी अभी ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है, उनकी आर्मी कमज़ोर है और इराक ये जंग हफ्तों में जीत सकता है। लेकिन सद्दाम हुसैन का ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। ये जंग कुछ हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक चली। ट्रेंच वारफेयर, केमिकल वेपन्स और अंधाधुंध तबाही। पूरे के पूरे शहर मिट्टी में मिल गए। दोनों तरफ के लगभग से ज़्यादा लोग इस जंग में मारे गए। 1988 में जब ये जंग खत्म हुई तो दोनों में से किसी की भी जीत नहीं हुई, हुआ तो सिर्फ नुकसान। इराक जो कभी सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, अब वो कर्ज के बोझ के नीचे दब चुका था। इसी जंग के दरमियान 1988 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इराक के एक हिस्से में रहने वाले कुर्दिश लोगों पर सद्दाम हुसैन को ये शक था कि वो ईरान का साथ दे रहे हैं। इसका बदला लेने के लिए सद्दाम हुसैन के ऑर्डर्स पर हलाब्जा नामी एक कुर्दिश शहर पर केमिकल वेपन से हमला कर दिया गया। कुछ ही घंटों में उस शहर की हवा में जहर घोल दिया गया। 5000 से ज़्यादा लोग, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल थे, तड़प तड़प कर मर गए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जेनोसाइड का नाम दिया। ये एक ऐसा काला दाग था जिसे सद्दाम हुसैन अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं मिटा सका। जंग के बाद इराक कंगाल हो चुका था, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और 1990 में सद्दाम हुसैन ने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए एक बड़ा दांव खेला। उसने तेल से अमीर हुए एक छोटे से देश कुवैत पर हमला कर दिया। हमला करो बहादुरों। कुछ ही घंटों में इराकी आर्मी ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन को लगा कि दुनिया पहले ही जैसी चुप बैठी रहेगी, लेकिन पासा पलट गया। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध किया। American and coalition forces are in the early stages of military operations. 35 देशों के साथ एक पावरफुल इंटरनेशनल कोalition बनाई। फिर 1991 में शुरू हुई गल्फ वॉर। अमेरिका की मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और एयर पावर के सामने इराकी आर्मी टिक नहीं सकी। कुछ ही हफ्तों में अमेरिका ने इराक को बुरी तरह से हरा दिया और इराक को कुवैत छोड़कर पीछे हटना पड़ा। सद्दाम ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी ताकत का भरम टूट गया। फिर आया साल 2003। अमेरिका ने इराक पर एक संगीन आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि परमाणु और केमिकल वेपन्स है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। Destruction of Saddam's weapons of mass destruction.
and an end to all efforts to develop or produce more chemical, biological. इसीलिए or अमेरिका ने बिना यूएन की परमिशन के इराक पर फुल स्केल इन्वेंशन स्टार्ट कर दी। सद्दाम की गवर्नमेंट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और सद्दाम कमज़ोर हो चुका था। दिसंबर 2003 में सद्दाम के ही होम टाउन तिक्रीत के पास सद्दाम को एक अंडरग्राउंड बंकर एक गड्ढे से पकड़ लिया गया। सद्दाम पर एक लंबा और कंट्रोवर्शियल ट्रायल चलाया गया और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी दे दी गई। उसके मौत के बाद भी ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी जब इराक में सिविल वॉर और आईएसआई जैसा आतंक देखने के लिए मिलता है तो लोग ये कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के टाइम देश में अमन और सुकून तो था और डर भी था, लेकिन उसने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। वहीं दूसरी तरफ उसे कुछ लोग एक खूनी और तानाशाह मानते हैं, जिसकी फैसलों की वजह से लाखों बेगुनाह लोगों की जान चली गई और हंसता खेलता इराक बर्बाद हो गया। आखिर सच क्या है? शायद सद्दाम हुसैन को हीरो या विलन कहना गलत होगा, क्योंकि हिस्ट्री के पन्नों में काले और सफ़ेद रंग ही नहीं होते, कुछ किरदार गिरे होते हैं और सद्दाम हुसैन उनमें से ही एक था। आपके हिसाब से सद्दाम हुसैन एक नेता था जिसने अपने देश के लिए लड़ा या फिर एक तानाशाह? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।